जितनी यहाँ पर करप्शन करके ये लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs, आम MPAs, उनका ड्रीम होता है, ये अभी वोट बिके थे, लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती थी। साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉज पर उसके पीछे आके खड़ा हुआ, असल में पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज़ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला, अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहाँ बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज़ इशू होंगी, वहाँ बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूँ यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं, उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं, मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, सही दिलों लग रहे नारे कौन है? एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद है, सारी करप्ट है। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफ़ियों का किरदार है, पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फ़ोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक जो मेरे ज़ुम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूं, इस मुल्क के अदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूं, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है, मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूं कि उनके बच्चे भी कहीं पहुंच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ें ना आएँ। गिल साहब, आपके कमरे से जो सेटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ वो किस से राब्ते के लिए था, और आपको पता है कि इस तरह का फ़ोन रखना कानूनन जुर्म है? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए। वो इसलिए ले लेना चाहिए कि जब सुन लीजिए, जब आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, सर्विस नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं। उनका शायद पाकिस्तान के अंदर दफ्तर भी है और वो यहाँ से आपको फ़ोन देते हैं। तो अगर ये फ़ोन ये बेचा गया बहुत जगह पे कि ये फ़ोन गैर कानूनी है, पता नहीं इसमें क्या है, तो ये बहुत सारे सहाफ़ियों के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्विस नहीं है वहाँ से अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करें। इसलिए आप अगर ऐसे रिमोट एरिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आप भी करें। और हमारे तो गाँव जो इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पर सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हमारे गांव में भी लोगों के पास हों, मुझे पता नहीं किस किस के पास होंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जारी बात है आप जान के नहीं ये सवाल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा इसलिए आपने ये सवाल किया होगा, तो इसलिए आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मामला सब जुडिस है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो सब अदालत के सामने आ जाएगा। लेकिन उस फ़ोन की जो आपने बात की, मैं उसके जवाब। गिल साहब, ये बता दें कि जो टाइम आपने जेल के अंदर गुजारा, वफाक में भी आपकी हुकूमत रही, पंजाब में अब दोबारा आपकी हुकूमत है, KP में भी आपकी हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते कि जेल इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है? आपके ऊपर जो बीती होगी वो आप बेहतर जानते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं,
मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफ़ात हैं सब कुछ हैं तो ग़ुलामी के दौर की थी। वही दफ़ात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबाओ अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफ़ात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस ज़माने के अंग्रेज़ के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई अमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फ़ौरन। ग़ुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहाँ देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्क़त कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाएगा नज़रें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो ग़ुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि ग़ुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून, और जेलों के मैनुअल वो आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें, आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। वहाँ पर जो लोग कैद हैं, मसलन अडयाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोलियाँ लगीं, उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं टांगें, वो हॉस्पिटल्स के बेड पे हैं, उनकी कोई वहाँ पर अयादत करने वाला नहीं है, बाथरूम लेके जाने वाला नहीं है। उस तरह के लोगों का अगर आप अदालत के सामने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उनकी तस्वीरें और केस रखेंगे तो वो उनको किसी हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट करेंगे। उधर कोई, मुझे सुनने में आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया उनके साथ, 50 से ज़्यादा ज़हनी मरीज़ लोग हैं, 35 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या अपनी माओं के साथ अंदर हैं। पर तो तर्स करें। और मैं अपने ही वज़ीर जो वहाँ हैं, सारी जेलों में ऐसा ही होगा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जब हमें वजारत मिलती है तो बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है हमसे। कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है, वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है। आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहां जा रही हैं वो वही हैं, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है। पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी मां पे तो लगा दी। हम आपकी मां का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी मां के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जो जिनका नाम बुशरा बीबी हैं वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामदे मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक खातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के ख़िलाफ़ कोई
सबूत हैं पेश करें, सजा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है, नाम बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम अज़ कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, आप किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते, और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सके। ये बहुत सारे सहाफ़ी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें लाहौर के शाही किले के एक छोटे से एक सेल में रखा गया, और जब वो बता रहे थे तो उन्हें उस पे उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जो अगली बात उन्होंने की उस पे उनकी आंखों में आंसू थे कि 21 दिन तक उनकी माँ ने ना अच्छी तरह से खाना खाया, ना गुस्ल लिया, क्योंकि वो घर में तड़प रही थी। और कसूर उसका क्या था? वो लिख रहा था बेचारा, साफ़ी था, क्योंकि मिडिल क्लास था, माड़ा बंदा था, तो उठा के अंदर दे दिया। अब मुझे हैरानी होती है जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद के बारे में बयानात देते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हमारी बहन उनकी बेगम है, जिन्होंने एक दफ़ा अपने शौहर को मुसीबत में देखा तो अब वो किसी और जो मुसीबत में आता है उसके लिए वो दुआ करती हैं। तो मैं राना साहब को ये कहूँगा कि जब इंसान के साथ एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो दूसरों के दर्द को एहसास करना उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह मियाँ इससे ज़्यादा और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता होता। ये मैक्सिमम होता है कि आपको दिखाए ताकि आप दूसरे का एहसास कर सकें। तो आप ये पुरतशद्दुद बयानात ना दिया करें। ये आपने भी सह के देख लिया हुआ है, मैंने भी सह के देख लिया हुआ है, और हम दोनों को पता है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे दूसरों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, बुनियादी तौर पर आप अपने आप को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ उसी मौजू पे। अब मसला ये है मरियम साहबा का कि इनके वालिद का एहतराम ज़रूरी है, मरियम बाजी का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन हमारी माओं का एहतराम ज़रूरी नहीं है। बुशरा बीबी किसी की माँ नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, इस मुल्क की बेटी नहीं है। उनके बारे में औरत कार्ड काम नहीं आना, अपने बारे में आना है। मरियम बाजी से किसी ने ये पूछना है कि औरत कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये यहूदी कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये लोगों के गैर मुल्की एजेंट होना कार्ड हमेशा आपके लिए है। फिर ऑडियोज़ आई, आपने देखा, हमारे औरतें हमारे माशरे में, मैं मरियम बीबी से ये बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा एहतराम रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें सहाफ़ियों के बारे में ऑडियोज़ में मरियम बीबी की आई, हमारी औरतें ये बातें भी नहीं करती। फिर ऑडियोज़ में जिस तरीके से इन्होंने अपने दामाद के लिए सिफारिश करके बार बार कहते हैं कि हमारी हुकूमत में इंपोर्ट तब तक हुआ जब तक कश्मीर को एक जिंदा लाश बनाने की नाकाम कोशिश में हिंदुस्तान ने जब तक उसे बड़ी जेल नहीं बनाया था तो बिल्कुल इंपोर्ट जायज़ थी। सब ने मंगवाया होगा, आपके दामाद ने भी मंगवाया। जब उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, और वो आप ही खोल के गए हुए थे, वो इंपोर्ट हमने नहीं खोली थी। जब कश्मीरियों के साथ वो किया गया तो हमने बंद कर दिया। अब आप अपने चचा से करप्शन के थ्रू वो एक प्लांट मंगवाना चाहती हैं, और सबने ऑडियो सुन ली, और बाहर आप सफ़ेद झूठ बोल रही हैं, और आपके चचा भी झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कोई सिफारिश नहीं की। बाहर आप कहती हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो नवाज शरीफ साहब गुस्से से उठ के चले जाते हैं, और मैं किसी ऐसे फैसले को इंडोर्स नहीं करती। आप अपने चंद लोगों से ट्वीट कराती हैं, और उनके ऊपर आप खुद से ट्वीट करती हैं कि मैं इस फैसले के साथ नहीं हूँ, और आपकी ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि आप अपने चचा को कह रही हैं कि बढ़ा दें कीमत, कोई मसला ही नहीं है। सो मरियम बाजी, वैसे तो मर्दों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि औरतों का यहाँ एहतराम ज़्यादा है तो औरतों को ज़्यादा इसका ख्याल करना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से खुल्लम खुल्ला झूठ और तूफ़ान नहीं करना चाहिए, ताकि उनका एहतराम किया जा सके। अब आपका असल घर लंदन में, आप कहती थी आपको यही पासपोर्ट ट्रे में रख के दिया जाएगा तो आप वापस फेंक देंगी। अभी आपने बहुत हीलो हुज्जत करके अदालत से अपना पासपोर्ट लिया, और आपने ये भी कहा कि आपने जो एक वो चोरी का NRO लिया, जो कवानीन चेंज हुए, मैंने उसके तहत
फ़ायदा नहीं लिया, मैंने मेरिट पे लिया, इसका मतलब बाकी तमाम को फैसला मेरिट के खिलाफ हो रहा। अब तो ये मरियम बीबी ने खुद कह दिया, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स पे केस चल रहा है उसमें मरियम बीबी के इस बयान को ज़रूर शामिल किया जाएगा हमारे वकील साहब की तरफ से, कि मरियम खुद मान रही हैं कि जो लोग उसके तहत रिलीफ लेंगे वो मेरिट पे नहीं लेंगे। तो ये तो अब इन्होंने खुद मान लिया। अब आपका असल घर लंदन में, जहां लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपके बच्चे लंदन में अपने, आपके अब्बा लंदन में, आपके अब्बा के बच्चों के बच्चे लंदन में, आपकी सर्जरी लंदन में, आपका सारा पैसा लंदन में, लेकिन आपने हुकूमत यहाँ करनी है, झूठ आपने यहाँ बोलना है, आपने तखरीबकारी सारी यहाँ करनी है। और अगर कोई पुलिस वाला, वो हसन था भाई सियालकोट में, जिसे शाबाश देती थी जब उन्होंने सियालकोट के अंदर हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद किया, आप बताएं हमारे किसी ज़माने में हुआ? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कल परसों शेख साहब ने, हमारे बड़े अहम लीडर हैं सिंध से, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जो राना सनाउल्लाह साहब की थी, जब उन पर बहुत तशद्दुद हुआ उससे और उसके बाद, और एक उसके ऊपर जुमला किया, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया। मैं उस पर पहले ट्वीट करने लगा, फिर मैंने कहा वो और बढ़ेगा ट्वीट, मैंने नहीं किया। लेकिन जब मुझे हलीम आदिल मिलेंगे मैं उन्हें कहूँगा तशद्दुद हमारे किसी अपने पे, और ये मेरी पहले से मुजफ्फरगढ़ में भी मेरी यही स्टेटमेंट थी, मेरी यहाँ हाई कोर्ट के सामने भी यही स्टेटमेंट थी जब मेरे पे हमला किया गया था, मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज से 6 महीने पहले यही स्टेटमेंट थी, मेरी पिछले वीलॉग में भी यही स्टेटमेंट थी, मेरी एक ही स्टेटमेंट है जब इन पे तशद्दुद किया गया। ये भी औरत हैं, बल्कि नानी और दादी हैं। आपको तो कई दफ़ा गुस्सा लग जाता है ये रिश्ता आपको कहें, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं। ये भी औरत हैं, जैसे आपने इनकी तज़हीक करने की कोशिश की थी, गाड़ी के शीशे तोड़े थे, मारा था, इनके साथ भी औरतें थीं। तो मरियम बाजी अगर आपने औरतों का एहतराम करना है तो उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। उसकी वजह यह है कि आपके दादा से लेके आपके वालिद तक औरतों की तज़हीक करते आए हैं, ये कल्चर आपके ख़ानदान ने दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपको अभी भी इसके ऊपर यू टर्न लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए आपको। और जो आप बुशरा बीबी के बारे में आप और आपकी पार्टी मुग़ल्लज़ात फरमाते रहे हैं, आपको वहाँ से डिपार्चर लेना चाहिए। हम अभी भी आपकी माँ को अपनी माँ कह रहे हैं। हम अभी भी कुलसूम नवाज़ साहबा के लिए जब वो ज़िंदा थी तब भी अच्छे कलमात कहते हैं, जब वो इस जहान से चली गई तब भी अच्छे कलमात कहते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, आपकी बुनियादी फ़िक्र सोच जो है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर आपने वाकई औरत कार्ड खेलना है तो 2 काम कीजिए अपनी फैमिली में। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है, क्योंकि आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था, तो वो भी ढीले हैं इस सिलसिले में। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है आपके ख़ानदान में हमारी। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहाँ जा रही हैं वो वहीं हैं, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है। हमारी पिछली नस्ल ने नहीं किया, तुमने यहाँ यू टर्न लेना है और इस काम को तोड़ना है, और अगली नस्ल ने औरतों का एहतराम। इस तरह की औरतें जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाई हुई हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, या भले घर में बैठी औरत है, औरतें सबकी औरतें हैं और उनका एहतराम करना और आप पे ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपके ख़ानदान ने शुरू की थी, हम इसमें विक्टिम हैं। और दूसरा काम जुनेद को कहना है कि अगर उसने, क्योंकि शाही ख़ानदान से है, आपके बाद तो वली हैद, आप इस मुल्क का उसी को बनाना चाहेंगी, तो जब इस मिडिल क्लास ग़ुलाम कौम के ऊपर आपने उनको मुसल्लत करना है तो उनको भी ये बता के करप्शन भी वो ज़रूर करेंगे, और ये भी कौमी खेल है आपका, कौमी मीन आपका ख़ानदानी खेल है। तो जब वो करप्शन करें तो ख़ानदान की औरतों के नाम के ऊपर वो करप्शन ना करें, ताकि उन पर मुकदमात ना बने, ताकि औरतों का। आपको क्या लगता है जब आप गिरफ़्तार हुई होंगी तो जिस जज साहब के सामने गई, जिसने गिरफ़्तार किया, जो उस टाइम की हुकूमत होगी, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगी वो सारा काम? बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी इस प्रोसेस में से गुजर के आया हूँ। मैंने
500 लोग देखे जो वो काम कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहते थे, जो मुझे हथकड़ी लगा रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था, मुझे लगा मजबूर था वो। मेरे कहने की बात आपको ये है कि आपने अपने बेटे को कम से कम ये तालीम ज़रूर देनी है कि अगली दफ़ा करप्शन करें तो औरतों के नाम पर ना करें। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात ये कह दूँ कि डीप फेक कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज़ करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं जिनमें लोगों के चेहरे चेंज किए गए हैं, और आप सबको पता, अब आप वो टिकटॉक पे देख चुके हैं कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। वो वीडियोस अब अगले आने वाले दिनों में इन्होंने रिलीज़ करनी है। ये साइफर खेला गया, पहले मरियम साहबा के रिहाई को हटाने के लिए उसको लाया गया, अब वीडियोस आएंगी। और आखिरी बात मैं आपसे ये करके फिर मैं डॉक्टर साहबा से गुजारिश करूँगा, समुंदर पार पाकिस्तानी जिनके पास आप पहुँचे और पनाह ले रहे हैं दोबारा, दूसरी बात है कि उनका भी एहतराम करना शुरू करें। उनसे वोट का हक भी छीन लिया गया। उनको कहते हैं वोट डालना है तो यहाँ आके डालो। उनसे इलेक्शन लड़ने का हक पहले ही छीना गया हुआ है। उन्हें गद्दार समझा जाता है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये सब कुछ फर्स्ट हैंड फील किया है। मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं, लेकिन गाली की तरह मुझे बताया जाता है इसके पास दोहरी शहरियत है। मेरे पास नहीं है, लेकिन जिक्र ऐसे किया जाता है जैसे गाली हो दोहरी शहरियत लेना। तो इसलिए समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ भी नून लीग को अपना रवैया रीथिंक करना पड़ना है। वो इसी मुल्क के शहरी हैं, आपके जितने ही मुहब्बे वतन हैं, और उनको आप जिस तरीके से डिस्ग्रेस करते हैं और उनसे तमाम हकूक़ छीने गए, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।